हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन का लास्ट टॉपिक है ये मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। मॉनेटरी इंसेंटिव्स का मतलब होता है कि वो रिवॉर्ड या इंसेंटिव जो हम पैसे के टर्म्स में बदल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सैलरीज है, वेजेस है, कमीशन है या कोई प्रॉफिट है, बोनस है, ये हम मनी के टर्म्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स। ये दोनों इंसेंटिव जो है नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी उन वर्कर्स को दिए जाते हैं जो एफिशिएंटली काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। तो 8 तरीके के ये मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं और 8 तरीके के ही नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं। थोड़ा सा टॉपिक आज का बड़ा हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको 16 के 16 पॉइंट ध्यान से समझने पड़ेंगे क्योंकि ये केस स्टडीज़ में आते हैं। आपको पता ही होगा कि केस स्टडीज़ में समझने के लिए आपको एक एक पॉइंट अंदर से पता होना चाहिए। तो हमारा पहला जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, बड़े भी नहीं है, जो पहला मॉनेटरी इंसेंटिव है उसका नाम है पे एंड अलाउंसेस। नॉर्मली इसका मतलब क्या होता है कि आपको ईयरली एनुअली हर साल आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिलती है। इंक्रीमेंट का मतलब है आपको सैलरी में कुछ इंक्रीज होकर कुछ मिलता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आज आपकी सैलरी 10,000 है, हो सकता है कि अगले साल 11,000 हो जाए, 11,500 हो जाए, फिर उससे अगले साल 12-13,000 हो जाए। तो मतलब कि सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, वो एक तरह से इंसेंटिव होता है, आपको अच्छा काम करने के लिए मिलता है। और अलाउंसेस का मतलब होता है कि जो आपको एक तरह से अलग से अलाउंस मिलता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम से बाहर जाने के लिए आपको मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस या कभी डियरनेस अलाउंस भी आपको मिलता है। तो ये एक तरह से अलग से पैसे मिलते हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ एफिशिएंसी दिखाने के लिए। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। जब कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो अपना जब टारगेट अचीव कर लेती हैं, उनका जब एक प्रॉफिट एक फिक्स रेट के परसेंटेज से थोड़ा ज़्यादा आगे चला जाता है, तो जो सरप्लस प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज वो अपने एम्प्लॉयज़ में बांट देती है जिससे कि उनकी एफिशिएंसी और उनको एनकरेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसका कि कंपनी ने सोचा था कि वो एक साल में 12 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न करेगी, लेकिन उनका प्रॉफिट जो एक्चुअल में वो रहा 13 करोड़ रुपए का या 12 करोड़ 50 लाख का, जो भी कुछ प्रॉफिट रहा 12 करोड़ से जो प्लस में उनका सरप्लस में जो प्रॉफिट रहा है, वो उस प्रॉफिट को अपने एम्प्लॉयज़ में बांट सकती है उनको एनकरेज करने के लिए, क्योंकि उनका प्रॉफिट जो हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या उन लोगों की वजह से, उनके एम्प्लॉयज़ की वजह से ही हुआ है। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग, इसमें भी लोगों में पैसा बढ़ता है, मतलब एम्प्लॉयज़ में एक तरह से शेयर उसमें बढ़ता है प्रॉफिट्स का जो कंपनी ने अर्न किया है। फिर नेक्स्ट है को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन प्लान। को पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि कुछ कंपनीज अपने जो शेयर्स होती हैं, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स जो आपने पढ़े हैं +1 क्लास में, उसमें क्या करती है कि वो शेयर्स जो है अपने एम्प्लॉयज़ को दे देती है, मतलब कि उनका पार्टिसिपेशन भी रहता है उनका मैनेजमेंट में और उनका शेयर भी रहता है प्रॉफिट में। तो उससे क्या होता है कि वो उनको लगता है कि ये हमारी अपनी कंपनी है, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें उस प्रॉफिट में शेयर भी मिलेगा, अगर हम ख़राब काम करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो वो अच्छे एम्प्लॉयज़ को और इनकरेज करने के लिए उनको इंसेंटिव देती है, मतलब कि उनको अपनी ही उनकी कंपनी में एक शेयर दे देती है और मैनेजमेंट में एक छोटा सा रोल भी मिल जाता है उनको। को पार्टनरशिप इज ऑफर्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑन एक्सीडिंग फिक्स्ड प्रॉफिट फिक्स्ड टारगेट फिक्स होने के बाद में जो कुछ शेयर्स हैं वो कंपनी के वो एम्प्लॉयज़ को दे देती है, जिससे कि उनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन रोल भी होता है और प्रॉफिट में शेयर भी होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बोनस। बोनस का जैसे आपको मतलब पता ही है कि वन टाइम एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है, ऑफर किया जाता है एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। जैसे कि कभी किसी को प्राइज़ मिलता है या कभी को दिवाली बोनस, होली बोनस, क्रिसमस बोनस में मिलता है, तो उसे हम बोनस ही बोलते हैं। बोनस का मतलब एक तरह से होता है किसी भी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके एक्सचेंज में उसे कुछ अच्छा कुछ देना। हो सकता है कि किसी को कभी कपड़े मिलते हैं, किसी को कुछ पैसे मिलते हैं, किसी को मिठाई मिलती है, किसी को गिफ्ट्स मिलते हैं, वो सभी कुछ बोनस में ही आता है। बोनस नॉर्मली किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिए जाते हैं फेस्टिवल के टाइम पे, जैसे होली है, दिवाली है, क्रिसमस, रक्षाबंधन या दशहरा होता है, उस केस में भी दिए जाते हैं अलग से ही। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कैसे देती हैं ये बोनस, जैसे कि फॉरेन ट्रिप्स दे दी उसको, पेड लीव्स दे दी है उसको, या कुछ और इस तरीके का दे देते हैं ना जो उसके लिए बोनस है, जो साल में कभी कभी ही मिलता है उसको उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। जैसे कुछ आपने मूवीज़ में देखा होगा, जब कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है तो उसको बाहर घूमने जाने के लिए ट्रिप मिलता है कंपनी की तरफ से। फिर नेक्स्ट आप आते हैं कमीशन पे। कमीशन का मतलब आपको पता ही है कि जैसे अगर कोई कंपनी में अच्छा काम करता है तो उसके काम के बदले में उसे कमीशन मिलता है। कमीशन का मतलब होता है नॉर्मली कमीशन एम्प्लॉयज़ अंडर सेल्स डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, क्योंकि इनकम जो होती है सेल्स पर्सन की, वो जितने वो सेल्स करते हैं
उस पर डिपेंड करती है। अगर मान लो कि 4 सेल्स डिपार्टमेंट मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में 4 पर्सन हैं, 4 एम्प्लॉयज़ हैं, किसी ने किए 50 प्रोडक्ट सेल किए हैं और किसी ने 40 किए हैं, किसी ने 30 किए हैं, किसी ने 60 किए हैं, तो ऑब्वियसली सबको पता ही दिख ही रहा है कि भाई 30 वाले ने किए हैं तो वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, 60 वाला जो कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी और जो उसको कमीशन मिलेगा उसके पर ऑर्डर के हिसाब से भी उसको कमीशन मिलता है। तो वो जितना सामान बेचेगा, जितने वो प्रोडक्ट्स या ऑर्डर्स लेगा, उसके हिसाब से उसका ज़्यादा कमीशन होगा, और जो कम सामान बेचेगा तो उसको कम कमीशन मिलता है। ये सैलरी से थोड़ा अलग से मिलता है। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेजेस इंसेंटिव्स। अब आपको मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, एक साइंटिफिक टेक्निक थी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। आपको अगर याद होगा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में क्या था कि परफॉर्मेंस बेस पे उसको वेजेस मिलते हैं। अगर कोई, मैं एक एग्जांपल आपको याद दिला रखता हूँ, 3 तरह के वर्कर्स होते थे, एफिशिएंट वर्कर, एवरेज वर्कर एंड इनएफिशिएंट वर्कर। इनएफिशिएंट वर्कर को कम वेज पर यूनिट पे उनको वेजेस मिलते थे और एवरेज वर्कर को थोड़ा उससे ज़्यादा, और एफिशिएंट वर्कर को थोड़े सबसे ज़्यादा पर यूनिट वेजेस मिलते थे उसको। क्यों मिलते थे? क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती थी। तो इसका मतलब, इसी प्लान का मतलब ये होता है कि जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो उसके वेजेस से लिंक कर दी जाएगी। जैसे कि उसकी परफॉर्मेंस रहेगी, जैसे कि उसकी प्रोडक्टिविटी रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग ही उसके वेजेस रहेंगे। अगर लेस प्रोडक्टिविटी है तो लेस वेजेस रहेंगे, हाई प्रोडक्टिविटी है तो हाई वेजेस रहेंगे। फिर नेक्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब हर पर्सन जब 60 साल का हो जाता है, 55 साल का हो जाता है, तो वो रिटायरमेंट ले लेता है कि भाई वो और काम नहीं कर सकता है। अब जैसे 60 साल का कोई पर्सन हो जाता है तो उसके बाद उसकी अर्निंग नहीं रहती है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या देती हैं उसको, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देती हैं। जैसे कि उसको पेंशन देती है रिटायरमेंट होने के बाद में, या कुछ लोगों को प्रोविडेंट फंड भी मिलता है। प्रोविडेंट फंड को नॉर्मली हम पीएफ के नाम से जानते हैं। पीएफ का मतलब क्या होता है, शायद से आपने पढ़ा भी होगा +1 क्लास में, लेकिन आपको दोबारा बता देता हूँ मैं। पीएफ में क्या होता है कि सैलरी का कुछ हिस्सा 12% एम्प्लॉय की तरफ से और 12% एम्प्लॉयर की तरफ से हर महीने सैलरी के साथ में पीएफ फंड में जमा होता है, जो एम्प्लॉय को लास्ट में मिलता है। जब वो एम्प्लॉय जॉब को छोड़ता है तो वो सारा का सारा पैसा इकट्ठे निकाल सकता है, और उस पीएफ पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी पे करती है। तो वो भी एक तरह से रिटायरमेंट के बाद आपके लिए काम आ सकता है, जिससे कि मोटिवेट होते हैं पीपल। लास्ट पॉइंट है इसका पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स एंड परक्विजिट्स। इसमें कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी। अगर मान लो कि कोई, फॉर एग्जांपल आपको कोई बीमार हो, जैसे आपको नॉर्मली जॉब्स में क्या मिलता है, ESIC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मतलब होता है कि एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। जो भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो इसके अंदर रजिस्टर्ड होता है, उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। पूरे इंडिया में कहीं भी वो चेकअप करा सकता है फ्री में। उसके चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन मिलती है। ये अलग पॉइंट है, ESIC का पॉइंट नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ एम्प्लॉयज़ को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, उनको घर रहने के लिए देता है। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये उसको सैलरी से बढ़ के थोड़ा अलग से मिलते हैं। तो ये 8 पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको दोबारा भी करा देता हूँ अभी। ये 8 पॉइंट्स हैं जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं पैसे के टर्म्स में हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट था पे एंड अलाउंसेस का। इसमें क्या होता है कि रेगुलर इंक्रीमेंट होती है सैलरी में और उसे अलाउंस भी मिलता है, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, इसको हम पैसे में कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है एक सेट ऑफ टारगेट के को एक्सीड करके, एक्सीडेड प्रॉफिट जो होता है वो उन एम्प्लॉयज में बांट दिया जाता है। मतलब प्रॉफिट का मतलब पैसा ये भी हम पैसे में ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ को, जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं हायर लेवल पे, मैनेजर्स जैसे हो सकते हैं, उन्हें हम शेयर दे देते हैं कंपनी का और एक मैनेजमेंट में उनको रोल दे देते हैं जिससे कि वो और एनकरेज हो सकें। शेयर्स देने का मतलब है कि उन पे उनको डिविडेंड भी मिलेगा और शेयर्स को बेच के पैसा भी ले सकते हैं। तो वो भी एक तरह से मॉनेटरी इंसेंटिव होता है, उनको इनकरेजमेंट भी मिलती है, डेवलपमेंट भी उनकी होती है। फिर नेक्स्ट है बोनस। बोनस का मतलब होता है कि वन टाइम उनको कुछ एडवांस या कुछ हो सकता है कि एक मंथ की सैलरी फ्री में दे देना, या हो सकता है कि एक महीने का कुछ गिफ्ट दे देना, या कुछ फॉरेन ट्रिप्स वगैरह हो सकता है, या मेडिकल फैसिलिटी कुछ भी हो सकती है जो एक टाइम पे उन्हें मिलती है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे। तो इसे भी हम एक तरह से पैसे में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये भी मॉनेटरी इंसेंटिव होता है। फिर नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन जैसे आपको पता है कि पैसे में मिलता है कमीशन, तो मोर सेल्स मीन्स मोर कमीशन। जितनी आप सेल्स करोगे उतना कमीशन आपको मिलता है। मोर ऑर्डर्स, मोर सेल्स, मोर कमीशन, जो कि नॉर्मली सेल्स डिपार्टमेंट में पर्सनस को मिलता है। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव्स। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपका वेज रेट प्लान भी थोड़ा सस्ता ही है, अगर थोड़ी अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेज रेट बढ़ जाएंगे।
और अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आपका वेज रेट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। तो मीन्स है कि प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपकी वेज रेट रहते हैं। फिर नेक्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से काम करना छोड़ देते हैं, तो आपको ग्रेचुइटी है, प्रोविडेंट फंड है या पेंशन है, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन पे करती है या गवर्नमेंट पे करती है। नॉर्मली गवर्नमेंट की तरफ से आपको पेंशन मिलती है, प्रोविडेंट फंड भी आपको मिलता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। फिर लास्ट है फ्रिंज और पर्क्स एंड प्रिक्विजिट्स। ये बड़ा ध्यान रखना, ये आपके बहुत काम आएगा। फ्रिंज बेनिफिट्स एंड पर्क्स एंड प्रिक्विजिट्स, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किसी भी एम्प्लॉई को रहने के लिए घर मिल सकता है, उनके बच्चों की फ्री एजुकेशन हो सकती है, बल्कि स्कूल फीस जो होती है वो एक तरह से सारी ये पे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। कभी उसको मेडिकल फैसिलिटी भी मिल सकती है। ये जो बेनिफिट्स है सारे वो सैलरी के प्लस में होते हैं, उससे थोड़ा ओवर एंड अबव कहा जा सकता है, सैलरी के अलग से होते हैं, सैलरी में ये काउंटर नहीं होते हैं। फिर हम आगे आते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स पे। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है कि जो इंसेंटिव्स जिन्हें हम पैसे की टर्म में कन्वर्ट या कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, दोज इंसेंटिव्स विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द मनी। ये भी 8 ही हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं। पहला पॉइंट है स्टेटस का। स्टेटस का मतलब होता है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है आजकल के दुनिया में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके अलावा कई लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है। तो स्टेटस का मतलब होता है रैंक, अथॉरिटी, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज। जो होता है ना कि एक तरह से ये कि मैं ये हूँ, मेरी ईगो है कि मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, उसे हम बोलते हैं स्टेटस। क्योंकि हर नॉर्मली इंसान, जैसे मैंने आपको कल मास्लो की थ्योरी बताई थी, उसमें 4-5 पॉइंट्स थे। एक फोर्थ पॉइंट था उसमें स्टीम का, स्टेटस का। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्टेटस को ही सब कुछ मान लेते हैं कि वो एक तरह से हाईएस्ट लेवल है किसी भी मोटिवेशन के लिए, स्टेटस के आगे उनको कुछ दिखता ही नहीं है। तो स्टेटस में क्या होता है कि बाय ऑफरिंग स्टेटस इन ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है स्टेटस देके, जिससे कि उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और स्टेटस नीड्स अचीव मतलब फुलफिल की जा सकें। स्टेटस का मतलब होता है जैसे कोई पर्सन है, जैसे कि कोई डीसी है, बैंक में मैनेजर है, सीएम है, पीएम है, तो उसका स्टेटस थोड़ा ऊंचा है, मतलब उसकी तरह से पहुंच ऊंची है। तो ये एक तरह से इसको हम पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये है एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम सब काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हम काम करते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, लड़ाई झगड़े वाला है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशंस है वो कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं। किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो है बहुत डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अगर मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत रोज़ ही झगड़े होते हैं, कोई गाली वगैरह देता रहता है, तो उस केस में वहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा, तो उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उस क्लाइमेट पे और उस एम्प्लॉयज़ के मेंटल कंडीशन पे। अगर कोई पॉजिटिव अप्रोच है तो वो उससे क्रिएट होता है, बेटर क्लाइमेट क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई नेगेटिव अप्रोच है, नेगेटिविटी है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे सारा एनवायरनमेंट खराब भी होता है। तो इसको भी हम एक तरह से पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह से नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है, क्योंकि इससे ही हम किसी मेंबर को मोटिवेट भी कर सकते हैं। ये जो मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है, इनका पर्पस ये होता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करना। करियर एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है कि मैनेजर को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करे और उसे प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, जिससे कि जैसे किसी भी पर्सन के लिए प्रमोशन जो होता है बहुत एक बड़ा मोटिवेटर साबित होता है, जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करता है कि वो और अच्छे से अपना बेस्ट लेवल पे काम करे। अगर मान लो जैसे मैं बोलता हूँ किसी एक पर्सन को कि भाई तो एक इस लेवल पे काम कर रहा है, तुझे मैं प्रमोशन दे दूंगा अगर तू इतना अच्छा काम करेगा, तो वो उस प्रमोशन को लेने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि प्रमोशन का मतलब क्या होता है, हाई सैलरी, हाई स्टेटस, सब कुछ बढ़ जाता है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। तो वो भी एक तरह से नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है, क्योंकि उसमें भी इसको सिर्फ मोटिवेट किया जा रहा है, कोई पैसे वगैरह नहीं दिए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका जॉब एनरिचमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब्स। अब कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं जिनको जो नॉर्मली बोर हो जाते हैं रूटीन जॉब्स करने में। फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं अगर अपना ही एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ कि अगर जो मुझे कोई काम दिया जाएगा जो मुझे रोज़ ही करना हो, तो मैं उसमें कभी ना कभी बोर हो जाऊँगा। तो मेरे जैसे इंसान के लिए क्या ज़रूरी होता है, कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट या कुछ चैलेंजिंग जॉब दिए मैं करूँ जिससे कि मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल सके, कि मैं अपना स्किल्स शो कर सकूँ। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि मेरे लिए जॉब एनरिचमेंट या कोई ऐसा टफ जॉब मिलना मुझे जो मैं नहीं कर सकता हूँ फिलहाल ऑलरेडी अभी प्रेजेंट में, तो वो मुझे अगर करने का मौका मिलेगा तो मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि इंटरेस्टिंग और एनरिच जॉब जो है एक तरह से खुद में ही एक बहुत बड़ा मोटिवेटर साबित होता है। तो जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि कुछ टफ काम करना जो ऑलरेडी आपको नहीं आता है, शायद आपको लगता है नहीं कर पाओगे, लेकिन वो करने में ही आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन। हर एम्प्लॉयज़ के माइंड में एक चीज़ होती है, कभी भी ना कभी एक जरूर चीज़ आती है कि उसको कोई रिस्पेक्ट दे, उसकी कोई रिगार्ड करे। उसकी जो ईगो होती है, बहुत बड़ा फैक्टर है आज की दुनिया में, बहुत कॉमन फैक्टर भी है। ईगो सेटिस्फाई होना किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हर एक इंसान के लिए। जब भी कोई एम्प्लॉयज़ या कोई सबऑर्डिनेट जो है एफर्ट्स शो करता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो उसका सुपीरियर है वो उसके एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करे, रिकॉग्नाइज करे। कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता है कि उसको कॉन्ग्रेचुलेट करके, या उसे सब मतलब पब्लिक में रिकॉग्नाइज करना उसे ज़रूरी होता है। अगर कोई पॉजिटिव एटीट्यूड या कोई बहुत अच्छा एफर्ट्स लगाता है तो। अगर कोई नेगेटिव एटीट्यूड या कोई मिस्टेक करता है कोई सबऑर्डिनेट, तो ज़रूरी होता है कि कोई मैनेजर जो है उसे प्राइवेटली उससे बात करे, ना कि सबके बीच में उससे बात करे। क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, अगर वो पब्लिक में नेगेटिव एटीट्यूड उसका डिस्कस करेगा तो उसके माइंड में थोड़ा और नेगेटिविटी जाएगी। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड को पब्लिक के बीच में रिकॉग्नाइज करते हो तो उससे बहुत अच्छा फील होता है कि देखिए मेरी एफर्ट्स को सब जान रहे हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है कि कंग्रेचुलेटिंग एम्प्लॉयज़ एंड गिविंग सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। अगर हम किसी एम्प्लॉय को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, तो वो एक तरह से गुड मोटिवेटर्स है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय है जो नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहा है या कोई गलती उसने की है, तो उस केस में उसे प्राइवेटली ही समझाना चाहिए, सबके बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी एक तरह से रेपुटेशन भी खराब होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी का। जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज में बहुत कम चीज़ देखी जाती है, कि किसी मतलब मीन्स लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज़। मतलब कि लाइफ टाइम बॉन्डिंग रहती है, जो नॉर्मली गवर्नमेंट केसेस में ही हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। नॉर्मली कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है ये चीज़। लाइफ टाइम बॉन्डिंग का मतलब है कि पूरे टाइम मतलब लाइफ टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन से वो एम्प्लॉय जुड़ा रहेगा, उसे जॉब से हटाया नहीं जाएगा। जॉब सिक्योरिटी मीन्स गिविंग परमानेंट एंड कन्फर्मेशन लेटर, कि उसे अब कभी हटाया नहीं जाएगा। जब किसी एम्प्लॉय को जॉब सिक्योर हो जाती है उसकी, तो वो एक बहुत अच्छे से बहुत इंटरेस्ट लेके हर काम करता है। लेकिन अगर किसी इंसान को ये बता दिया जाए कि उसकी लाइफ टाइम में कुछ चीज़ नहीं रहने वाली है, तो उसका हर चीज़ से इंटरेस्ट खत्म हो सकता है और वो शायद हो सकता है कि अच्छे से काम ना कर पाए। नॉर्मली मैंने इसमें एग्जांपल भी शो करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेज में ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर उनका लॉस होना शुरू हो जाए तो वो आपको हटा भी सकते हैं। तो गवर्नमेंट में ये चीज़ होती है। फिर नेक्स्ट सेकंड लास्ट पॉइंट है एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। इस जिससे मैंने बताया कि जॉब सिक्योरिटी भी है, तो इसमें कोई नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव क्यों है, क्योंकि इसमें पैसे की कैलकुलेशन में नहीं करते हैं। फिर हम आते हैं एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन पे। एक सेकेंड, हाँ जी। तो अगला है एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को एक तरह से रोल दिया जाता है कि मैनेजमेंट में, कि अगर उनकी हेल्प ली जाती है, उनसे कंसल्टेशन के बाद ही डिसीजंस लिए जाते हैं। स्पेशली वो डिसीजंस इन वर्कर्स से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भी था मेंटल रिवॉल्यूशन में या हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड के बाद कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म में, आपको मैंने बताया था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में, कि अगर कुछ डिसीजंस मैनेजर जो है इनकी वर्कर्स की कंसल्टेशन से लेगा तो वो और सिंसियरली काम करेंगे। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल भी शो कर रखा है कि इफ़ टारगेट प्रोडक्शन इज फिक्स्ड बाय द कंसल्टिंग विद द वर्कर्स देन दे विल ट्राई टू अचीव इट मोर सिंसियरली। तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन होती है मैनेजमेंट में डिसीजन लेने में, जो नॉर्मली उनसे खुद से रिलेटेड होता है। नॉर्मली उन्हीं डिसीजंस में इनको इन्वॉल्व किया जाता है। इसमें भी कोई पैसे की वो नहीं होती है, लेना देना नहीं होता है, तो ये भी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी अपने एम्प्लॉय से या अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्टेशन करके उनको कोई काम देते हैं, तो वो उसे ट्राई करेंगे अचीव करने के लिए, सिंसियरली काम करेंगे उस पर। फिर से लास्ट पॉइंट है, आज का भी लास्ट पॉइंट है ये, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में क्या होता है कि हम उसको फुल फ्रीडम दे देते हैं कि भाई जा जी ले अपनी ज़िंदगी, एक तरह से अपनी जो भी तो चाहे डिसीजन ले सकता है, फ्रीडम उसको मिल जाती है सबऑर्डिनेट्स को। तो उससे क्या होता है कि उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है धीरे धीरे, और वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है जब उसे फ्रीडम मिल जाती है। तो इसमें भी पैसे का कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी एक तरह से नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। तो एक बार हम ये 8 पॉइंट दोबारा कर लेते हैं। मॉनेटरी इंसेंटिव हम कर चुके हैं एक बार पहले भी। स्टेटस में क्या होता है कि उसका जो रैंक है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उसकी जो प्रेस्टीज है, रिकॉग्निशन है, वो अगर हायर है तो वो एक तरह से उसका नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है, क्योंकि इसमें पैसे का लेना देना नहीं होता है। इससे कोई भी पर्सन मोटिवेट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कि ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कैसे, कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, गाली गलौज वाला है, तारीफ वाला है, कैसा है। अगर मैनेजर जो है वो थोड़ा गाली गलौज देने वाला है तो उसका क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा, तो उससे कोई मोटिवेट नहीं हो पाएगा।
पॉजिटिव अप्रोच से क्लाइमेट बनता है और नेगेटिव अप्रोच से वो खराब हो जाता है। इसमें कोई पैसे का भी लेना देना नहीं है, तो ये भी एक तरह से नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। फिर है करियर एडवांसमेंट, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि प्रमोशन खुद में ही एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। प्रमोशन का मतलब जैसे आपको पता ही कि क्या होता है, हाई सैलरी, हाई स्टेटस, हाई अथॉरिटीज़, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उसके लिए उसको करियर में एडवांसमेंट मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना है, जिससे कि वो अपना बेस्ट लेवल पे काम कर सके। जॉब एनरिचमेंट, कोई भी पर्सन पर्टिकुलर जॉब पे काम करते करते बोर हो जाता है, तो उसे अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ बड़ा चाहिए होता है, जो वो अचीव करने के लिए कुछ काम करे, अपना बेस्ट लेवल पे काम कर सकता है। जैसे कि अपने जिससे कि वो अपना टैलेंट या स्किल जो है वो शो कर सके मुश्किल काम से, और उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी उसी काम से ही मिलती है। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन, कि अगर किसी की भी पर्सन की जो काम करे ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी ईगो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। नॉर्मली दुनिया में हर पर्सन की बहुत बड़ी चीज़ होती है ईगो। उसे सेटिस्फाई करने के लिए एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि अपने एफर्ट्स करता है, और उसके एफर्ट्स जब रिकॉग्नाइज होते हैं, जब कोई मैनेजर उसके रिकॉग्नाइज करता है, तो उसकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कि मैं आपकी क्लास में किसी एक पर्सन को बोलूँ कि भाई इसने ये बहुत अच्छा काम किया, तो उसकी जब ईगो तब सेटिस्फाई होगी जब उसके एफर्ट्स के बारे में सबको पता चलेगा। ऐसा होता है कि मतलब कि अपने काम को रिकॉग्नाइज करवाना। अगर किसी ने कोई पॉजिटिविटी या कुछ बहुत अच्छा काम किया है, तो वो मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए कि सबके बीच में उसे रिकॉग्नाइज करे, सबके बीच में उसकी तारीफ करे। लेकिन अगर कोई नेगेटिव एटीट्यूड है या कोई उसने गलती की है, तो उसको प्राइवेटली उसको समझाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है जॉब पे रखा तो गया है उसको, लेकिन लाइफ टाइम उसकी बॉन्डिंग बनी रहेगी एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उसे कभी हटाया नहीं जाएगा, जिससे कि उसकी माइंड में एक तरह से सेफ्टी एलिमेंट आ जाएगा कि उसे हटाया नहीं जाएगा। और जब किसी माइंड में, किसी एम्प्लॉय के माइंड में जॉब सिक्योर्ड हो जाती है, तो वो और इंटरेस्ट लेके कोई भी काम कर सकता है। इसका एग्जांपल है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सेकंड लास्ट पॉइंट है एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, मतलब कि एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन रहता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो खास तौर पर डिसीजंस उन वर्कर से रिलेटेड होते हैं। अगर कोई प्रोडक्शन का टारगेट है, तो प्रोडक्शन वर्कर्स को उनमें वो इन्वॉल्व किया जाएगा। जितना वो टारगेट फिक्स करेंगे, वो सिंसियरली उस पर काम करेंगे। तो ये जो सारे 7 पॉइंट्स थे, इसमें पैसे का लेना देना कोई नहीं है, तो ये सारे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं। लास्ट पॉइंट है एम्प्लॉई एम्पावरमेंट का, उसे फ्रीडम प्रोवाइड करना। फ्रीडम भी एक तरह से नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव ही है, कि फ्रीडम से वो एक तरह से उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो और अच्छे से अपने बेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग खुल के काम कर सकता है। तो ये थे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन इजी टॉपिक है और समझने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ भी लेना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो 16 के 16 पॉइंट्स आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। आप एक भी पॉइंट इसमें छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको केस स्टडी, जैसे आपको पता ही है, आइडिया आपको लग ही चुका है कि केस स्टडी में कोई भी 1-2 पॉइंट पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको पहचानने के लिए आपको पूरे समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो आपको हर पॉइंट डिटेल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। आज ये मोटिवेशन पूरा खत्म हो चुका है, कल से हम शुरू करेंगे लीडरशिप के बारे में। थैंक यू।